Hello students, welcome back to Devradi Pathshala. So guys, today topic of discussion is cardiovascular system part 4 automatic rhythmicity of SA node. ठीक है. सो ये टॉपिक है यूनिट नंबर 7 सिस्टम फिजियोलॉजी एनिमल से. ठीक है. आई होप कि आप सभी लोगों ने सभी पार्ट्स देख लिए हों. मैं ऑलरेडी 3 पार्ट्स करवा चुकी हूँ रिलेटेड टू दिस टॉपिक. ठीक है. और तभी आपको समझ में आएगा नेक्स्ट जो पार्ट 4 मैं आज करवा रही हूँ. अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिए. ठीक है. ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं CSI नेट गेट ICMR DBT JRF के लिए, साथ ही साथ MSc एंड BSc स्टूडेंट्स के लिए भी टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा. ठीक है. सो मेन कंटेंट पे चलने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें. सो लेट्स प्रोसीड. ओके. सो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था. हमने ऐसे नोड की एक्टिविटी देखी थी कि ऐसे नोड कैसे काम करता है. ठीक है. और साथ ही साथ हमने AV नोड को भी देखा था. ठीक है. कैसे ऐसे नोड जो है वो एट्रियल एक्साइटेशन करता है. ठीक है. और फिर वेंट्रिकुलर एक्साइटेशन होता है और फिर रिलैक्सेशन होता है. ठीक है. तो मैंने बोला था मैं एक एज अ समरी आपको जो है वो आज की क्लास में बता दूंगी. लास्ट क्लास की समरी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था. ठीक है. तो लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया था कि जो ऐसे नोड होते हैं, ऐसे नोड क्या करते हैं, सिग्नल को जनरेट करते हैं. ठीक है. ये सिग्नल जनरेट करता है, सिग्नल जनरेट करता है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, पेस मेकर भी बोलते हैं. ठीक है. सिग्नल जनरेट करके ये क्या करता है, पूरे एट्रियम में यानी राइट एंड लेफ्ट एट्रियम में, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम में पहुंचा देता है. ठीक है. ठीक है. राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम सिग्नल रीच्ड थ्रो. किसके थ्रो सिग्नल रीच होता है आपका, तो मैंने आपको क्या बताया था, गैप जंक्शंस के थ्रू. ठीक है. थ्रो गैप जंक्शंस. जो गैप जंक्शंस होते हैं एट्रियम की सेल्स में, ठीक है, उन गैप जंक्शंस के थ्रू जो है वो आपका सारा सिग्नल जो है राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम में जो है वो चला जाता है. ठीक है. गैप जंक्शंस ये बहुत ही फास्ट होता है और 0.1 सेकेंड में, 0.1 सेकेंड में जो है वो एट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है थ्रू दिस सिग्नल. जैसे ही ऐसे नोड ने सिग्नल जनरेट किया वो सारा का सारा सिग्नल तुरंत राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम में फैल जाएगा और 0.1 सेकेंड में वो जो है कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा हमारा एट्रियम. ठीक है. ओके. नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जो हमारा ऐसे नोड है ये साथ ही साथ AV नोड को भी सिग्नल देता है. ठीक है. AV नोड को भी ये सिग्नल देता है उसी टाइम पे. AV नोड को भी क्या देता है, सिग्नल देता है. AV नोड क्या है, हमारा पेस सेटर है जो कि क्या करता है, जो सिग्नल ऐसे नोड ने जनरेट किया है उसे वेंट्रिकल्स तक पहुंचाने का काम करता है. ठीक है. ये हम लोगों ने कल पढ़ा था. तो जो AV नोड है, जिस टाइम पे ये सिग्नल जनरेट हुआ, ऐसे नोड ने सिग्नल जनरेट किया, ठीक है, और वो AV नोड को सिग्नल दिया, तो AV नोड क्या करता है, डिले करता है सिग्नल को, डिले सिग्नल फॉर 0.1 सेकेंड. 1 सेकेंड के लिए डिले सिग्नल करता है ताकि 0.1 सेकेंड में जो एट्रियम है दोनों के दोनों वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाए. और अगर ऐसा ना हो तो वेंट्रिकल्स भी साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा. तो एट्रियम एंड वेंट्रिकल दोनों साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे. तो उसे रोकने के लिए, टू प्रिवेंट दिस, AV नोड जो है वो सिग्नल को डिले करता है फॉर 0.1 सेकेंड के लिए. 1 सेकेंड डिले करने के बाद ये किसको सिग्नल पहुंचाता है, ये पहुंचाता है आपका बंडल ऑफ हिस को, बंडल ऑफ हिस को. ठीक है. बंडल ऑफ हिस बताया था कल. बंडल ऑफ हिस में ये सिग्नल पहुंचाता है. बंडल ऑफ हिस से थ्रो लेफ्ट बंडल ऑफ हिस होता है, बंडल ऑफ हिस, और राइट बंडल ऑफ हिस, राइट बंडल ऑफ हिस. ठीक है. यानी लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल, ठीक है, उनमें जाता है बंडल ऑफ हिस और फिर उसके बाद किसको सिग्नल दे देता है, पुरकिंजी फाइबर्स को, पुरकिंजी फाइबर्स को. ठीक है. स्पेलिंग देख लेना. ठीक है. पुरकिंजी फाइबर्स को सिग्नल दे देता है और पुरकिंजी फाइबर्स से सारे के सारे वेंट्रिकल यानी दोनों के दोनों वेंट्रिकल्स, लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स में सिग्नल चला जाता है और वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं. ठीक है. और फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स. वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन का टाइम क्या होता है, 0.3 सेकेंड. 0.3 सेकेंड के लिए वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जबकि एट्रियम जो है वो 0.1 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट करती हैं. ठीक है.
आई बात समझ में। तो इस तरीके से आपका सिग्नल जनरेट होता है, फिर सिग्नल को पहुंचाया जाता है, ठीक है, एवी नोड, बंडल ऑफिस और पुरकिंजी फाइबर्स के थ्रू पूरे वेंट्रिकल्स में, ठीक है। तो आई होप इतनी बात सभी को समझ में आई होगी, ठीक है। मैंने एज अ समरी आपको लास्ट क्लास की बता दी है, ठीक है। फिर भी अगर किसी ने नहीं देखा है लास्ट क्लास तो एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है। और समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बता देना। ओके, तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो अब जैसे मैंने आपको बताया है कि जो ऐसे नोड है हमारा, वो हर बार हर 0.8 सेकंड में वो सिग्नल जनरेट करता है, ठीक है। अब भाई ऐसे कैसे करता है, वो ऐसे कैसे पॉसिबल है कि हर 0.8 सेकंड में वो सिग्नल जनरेट करता है, ठीक है। तो उसका मैं आज आपको रीज़न बताऊंगी कि कैसे ऑटोमेटिक रिदमिसिटी है किसमें, ऐसे नोड में, यानी खुद ही खुद जो है वो जनरेट करता है सिग्नल। क्योंकि हमारा हार्ट क्या है, मायोजेनिक हार्ट है, यानी हमारा हार्ट खुद सिग्नल जनरेट करता है, उसे ब्रेन हमारा सिग्नल नहीं देता है। कल मैंने बताया था मायोजेनिक एंड न्यूरोजेनिक हार्ट। न्यूरोजेनिक हार्ट में क्या होता है, ब्रेन सिग्नल देता है तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, लेकिन हमारा हार्ट कैसा है, मायोजेनिक हार्ट है, यानी हमारा हार्ट खुद ही खुद सिग्नल जनरेट करता है थ्रू ऐसे नोड, ठीक है। सो द पेसमेकर सेल, पेसमेकर सेल कौन सी हो गई हमारी, जो ऐसे नोड की सेल्स हैं, ठीक है, हैव अ यूनिक सेट ऑफ चैनल्स। हमारे ऐसे नोड या पेसमेकर सेल्स के पास में कुछ यूनिक सेट ऑफ चैनल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि जनरेट करते हैं सिग्नल्स को एवरी 0.8 सेकंड में, ठीक है। यानी हर 0.8 सेकंड में हमारे सिग्नल जनरेट होता है इन कुछ यूनिक चैनल्स के बारे में। तो चलो इन यूनिक चैनल्स को जरा पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात आती है दैट इज फनी चैनल या एफ टाइप चैनल, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर पोलराइज्ड एक्टिवेटेड साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड गेटेड यानी HCN चैनल्स भी हम इन्हें बोलते हैं, ठीक है। ये सारे नाम आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में आपको कोई भी नाम दे दिया जाता है। तो सबसे पहले बात आती है फनी चैनल की, ठीक है, एफ टाइप चैनल्स की। ये फनी चैनल्स होते क्या है, ये एक्चुअली में सोडियम पोटेशियम मिक्स करंट को जनरेट करते हैं, ठीक है। अब जनरली जो हमारा नॉर्मल कह सकते हैं कि जो हमारा नॉर्मल मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, -70 मिलीवोल्ट, ठीक है। अगर मैं इस तरीके से मेम्ब्रेन बनाऊं, ठीक है, ये इनसाइड हो गया, ये आउटसाइड हो गया, ठीक है। तो जनरली जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, -70 मिलीवोल्ट, ठीक है। तो अंदर नेगेटिव होता है मेम्ब्रेन और बाहर पॉजिटिव होता है, ऐसी होती है मेम्ब्रेन, सबको पता होगा इतना तो, है ना, इतना सबको पता होगा। आई होप कि इतना सभी को पता होगा, ठीक है। -70 मिलीवोल्ट, किसी किसी में -60 मिलीवोल्ट भी दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये बात सबको पता होनी चाहिए, ठीक है, ओके। ये होता है हमारा क्या, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। यानी जिस टाइम पे हमारी मेम्ब्रेन रेस्ट कर रही होती, कोई एक्टिविटी नहीं कर रही होती, उस टाइम पे -70 मिलीवोल्ट जो है वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। अब जो हमारा फनी चैनल है, फनी चैनल एक्चुअली में क्या होता है, ये इस मेम्ब्रेन में ही प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैं दूसरे कलर से बना देती हूँ, यहाँ पर ये इस तरीके से यहाँ पे फनी चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये फनी चैनल्स कब एक्टिवेट होते हैं, जब मेम्ब्रेन हाइपर पोलराइज्ड होती है, ठीक है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में मैं आपको बता देती हूँ कि जो आपका मेम्ब्रेन है, आपको जनरली पता होगा 3 सोडियम जो है वो आउटसाइड द सेल जाते हैं, ठीक है, और 2 पोटेशियम जो है वो अंदर आते हैं। नॉर्मल मेम्ब्रेन में ऐसा ही होता है, ठीक है, जिससे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है और हमारी मेम्ब्रेन जो है नेगेटिव होती है, क्योंकि 2 ही पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहे हैं, 3 बाहर जा रहे हैं, तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमारा क्या रहता है, नेगेटिव मेंटेन रहता है, ठीक है। ये सोडियम पोटेशियम पंप होता है, ठीक है। ये मैंने आपको मेम्ब्रेन पोटेंशियल में पढ़ाया था सेल बायोलॉजी में, ठीक है। आपको अगर याद होगा तो मैंने अनअकैडमी में ये चीज़ें पढ़ा रखी हैं, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता तो एक बार जो है सेल बायोलॉजी ज़रूर पढ़ लें, ठीक है, क्योंकि दीज आर बेसिक यूनिट्स, सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये सब बेसिक यूनिट्स हैं जिससे कि आपकी बाकी की यूनिट बहुत इजीली क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, जब नॉर्मल मेम्ब्रेन जो फनी चैनल्स होती हैं ये मेम्ब्रेन में इस तरीके से प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब ये कब एक्टिवेट होती है, जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमारा क्या होता है, हाइपर पोलराइज्ड होता है, यानी जब हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नहीं होता है बल्कि हाइपर पोलराइज्ड कंडीशन में हमारी मेम्ब्रेन होती है। तो हाइपर पोलराइज्ड का मतलब क्या हो गया, जब हमारा मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होगा, मोर नेगेटिव होगा। अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ इस तरीके से ठीक है, तो हाइपर पोलराइज्ड का मतलब क्या हो गया, -80 मिलीवोल्ट, यानी मोर नेगेटिव। जब मोर नेगेटिव हमारा मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है तो हम क्या बोलते हैं कि वो हमारा मेम्ब्रेन क्या हो गया है, हाइपर पोलराइज्ड हो गया है, हाइपर पोलराइज्ड हो गया है, ठीक है। हाइपर पोलराइज्ड कंडीशन में क्या होता है, जो ये फनी चैनल है, ठीक है, फनी चैनल ओपन हो जाते हैं। दिस इज योर फनी चैनल,
ठीक है। फनी चैनल क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। ये फनी चैनल ओपन होते हैं तो ये सोडियम को अंदर भेज देते हैं, सेल के अंदर जो है वो सोडियम भेज देते हैं। अब जब सेल के अंदर सोडियम आएगा तो मेम्ब्रेन क्या होने लग जाएगी, धीरे धीरे पॉजिटिव होने लग जाएगी, राइट। जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो -80 मिलीवोल्ट से -70 -60 इस तरीके से हमारा मेम्ब्रेन पोटेंशियल चले जाने लगेगा, यानी मोर पॉजिटिव होने लग जाएगा, ठीक है। तो फनी चैनल्स क्या करते हैं, सोडियम को अंदर भेजने का काम करता है इनसाइड द सेल, ठीक है। ये इनसाइड है, इनसाइड सेल, ठीक है। इनसाइड सेल जो है वो भेजने लग जाते हैं। सो ये सोडियम पोटेशियम मिक्स करंट को जनरेट करते हैं। यहाँ पे CMP एज अ लिगेंड, जो साइक्लिक AMP है वो यहाँ पे लिगेंड की तरह काम करता है, जिससे ये फनी चैनल्स ओपन होते हैं, ठीक है। और फनी चैनल सेंसिटिव होते हैं हाइपर पोलराइजेशन कंडीशन में, यानी हाइपर पोलराइज्ड स्टेट में जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल जाता है, किसका, कौन सी सेल्स की बात कर रहे हैं हम, ऐसे नोड सेल्स की बात कर रहे हैं। याद रखना ये मैं ऐसे नोड सेल्स की बात कर रही हूँ, बाकी और सेल्स में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बाकी सेल्स की कहानी अलग होती है, वो मैं आगे जाके डिस्कस करूँगी, और या फिर हम लोगों ने वो ऑलरेडी पढ़ी भी है सेल बायोलॉजी में, ठीक है। ओके, तो ये हमारे ऐसे नोड सेल्स की कहानी है जहाँ पे फनी चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। इन फनी चैनल्स को हम लीकी चैनल्स भी बोलते हैं, एक और नाम है इनका। इन फनी चैनल्स को हम क्या बोलते हैं, लीकी चैनल। लीकी चैनल जो कि लीक करने स्टार्ट कर देती है किसका, सोडियम का। तो सोडियम हमारा क्या आने लग जाता है, अंदर आने लग जाता है थ्रू दिस चैनल, फनी चैनल, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा फनी चैनल क्या है, F टाइप, ठीक है। HCN चैनल भी हम इसे बोलते हैं और लीकी चैनल भी इनका नाम है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चैनल आता है, दूसरा जो चैनल होता है हमारे पास में, हमारे ऐसे नोड सेल्स के पास में, वो होता है T टाइप कैल्शियम चैनल। T फॉर ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट चैनल या T टाइप कैल्शियम चैनल हम इन्हें बोलते हैं। ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है, थोड़े टाइम के लिए, नाम से पता चल रहा है थोड़े टाइम के लिए जो चीज़ रहती है, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, ये कैल्शियम चैनल होते हैं जो कि ओपन होते हैं ओनली ब्रीफ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इनवर्ड ऑफ कैल्शियम करंट एंड इंपोर्टेड फाइनल डीपॉलीमराइजेशन बूस्ट द पेसमेकर पोटेंशियल, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये जब हमारा जो लीकी चैनल है, जो अभी फनी चैनल हमारा ओपन हुआ था, फनी चैनल क्या कर देता है, हमारी मेम्ब्रेन पोटेंशियल को थोड़ा पॉजिटिव कर देता है, ठीक है। यानी -80 से वो -60 भी ला सकता है, ठीक है। -60 या -55 इस तरीके से ला सकता है, ठीक है। तो जैसे हमारा इसने सोडियम को लीक किया था, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा चैनल आ जाएगा, हमारा ट्रांजिएंट चैनल। ट्रांजिएंट चैनल का मतलब है ये थोड़े टाइम के लिए ही एक्टिवेट रहता है, और ये क्या करता है, कैल्शियम का इन्फ्लक्स करता है। कैल्शियम इन्फ्लक्स करेगा मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। और ये एक्टिवेट कब होता है, जब पार्शियल डीपॉलीमराइजेशन होता है। डीपॉलीमराइजेशन का मतलब क्या हो गया, मेम्ब्रेन पोटेंशियल का पॉजिटिव होना। जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल पॉजिटिव होती है तो हम क्या बोलते हैं, डीपॉलीमराइजेशन। अच्छा, टर्म्स तो आपको क्लियर है ना, टर्म्स क्लियर है। डीपॉलीमराइजेशन, देखो हाइपर पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या हो गया, हाइपर पॉलीमराइजेशन, हाइपर पॉलीमराइजेशन का मतलब हो गया जब रेस्टिंग पोटेंशियल से भी नेगेटिव अगर पोटेंशियल चले जाए तो हम उसे हाइपर पोलराइजेशन स्टेज बोलेंगे मेम्ब्रेन की, ठीक है। यानी मेम्ब्रेन पोटेंशियल लोअर देन रेस्टिंग नॉर्मल रेस्टिंग पोटेंशियल, ठीक है। नॉर्मल रेस्टिंग पोटेंशियल से अगर और नेगेटिव में मेम्ब्रेन पोटेंशियल जाए तो उसे हम हाइपरपोलराइज कहते हैं। जनरली ये -80 मिलीवोल्ट होता है, ठीक है। रेस्टिंग पोटेंशियल क्या होता है, रेस्टिंग पोटेंशियल यानी जो नॉर्मल पोटेंशियल होता है, जब हमारी मेम्ब्रेन रेस्ट कर रही होती है उस टाइम पे -70 मिलीवोल्ट या कहीं कहीं भी -60 भी दिया जाता है। पार्शियल डीपॉलीमराइजेशन का मतलब क्या हो गया, चलो डीपॉलीमराइजेशन कर देते हैं डायरेक्ट। डीपॉलीमराइजेशन का मतलब होता है जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमारा पॉजिटिव हो जाए, मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज मोर देन रेस्टिंग पोटेंशियल। जब रेस्टिंग पोटेंशियल से जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल ज़्यादा हो जाए तो हम डीपॉलीमराइजेशन कहते हैं। ये अराउंड +20 मिलीवोल्ट तक भी हो सकता है, ठीक है। आई बात समझ में। नेक्स्ट आता है रीपॉलीमराइजेशन। रीपॉलीमराइजेशन का मतलब क्या होता है, वापस से पॉलीमराइज जो है, डीपॉलीमराइजेशन का उल्टा रीपॉलीमराइजेशन, वापस से रेस्टिंग पोटेंशियल में
मेम्ब्रेन पोटेंशियल को लेकर आना, ठीक है, वापस से जो हमारा ये -70 मिली वोल्ट है उसको वापस से लाना, ठीक है। तो इस जैसे डीपॉलीमराइजेशन में सारे पॉजिटिव चार्ज अंदर आ जाता है, रीपॉलीमराइजेशन में सारे पॉजिटिव चार्ज बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो रीपोलाराइजेशन में गेट बैक टू नॉर्मल रेस्टिंग पोटेंशियल, वापस नॉर्मल रेस्टिंग पोटेंशियल में आने के लिए हम रीपॉलीमराइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये टर्म्स सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आगे काम आएंगे ये सबके सब, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं तो इनको समझना ज़रूरी है। ओके, तो हो सकता है कई सारे बच्चों को आता होगा, फिर भी मैंने बता दिया है, ठीक है। चलो, ये क्या करता है, तो ये पार्शियल डीपॉलीमराइजेशन में ओपन होता है, यानी पार्शियल डीपॉलीमराइजेशन किसने करा, हमारे एफ टाइप चैनल ने। एफ टाइप चैनल ने क्या कर दिया, हाइपरपोलराइजेशन से मेम्ब्रेन पोटेंशियल को इंक्रीज कर दिया नॉर्मल रेस्टिंग पोटेंशियल से भी, ठीक है, और जिससे कि क्या हो गया, पार्शियल डीपॉलीमराइजेशन हो गया मेम्ब्रेन का, ठीक है। तो ये किसने किया था, एफ टाइप चैनल ने किया था। यहाँ पे इन्फ्लक्स होगा कैल्शियम आयन का और ये जनरेट करेगा थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल क्या होता है, मिनिमम पोटेंशियल रिक्वायर्ड फॉर एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल क्या होता है, जो मिनिमम पोटेंशियल रिक्वायर होता है किसी भी एक्शन पोटेंशियल के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। तो ये क्या करता है, जनरेट करता है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, जिसमें एक्शन पोटेंशियल का मतलब उस टाइम पे रैपिड डीपॉलीमराइजेशन होता है, रैपिडली ग्राफ जो है हमारा ऊपर जाता है और रैपिड जो है वो मतलब आपको मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चेंज दिखता है, ठीक है। तो जनरली थ्रेशोल्ड पोटेंशियल -35 मिली वोल्ट के अराउंड होता है, ठीक है। तो इसका काम क्या है, ट्रांजिएंट, ये थोड़ी देर के लिए ओपन होते हैं और ये क्या कर देते हैं, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक मेम्ब्रेन पोटेंशियल को ले जा देते हैं, यानी -35 मिली वोल्ट तक मेम्ब्रेन पोटेंशियल को ले जाते हैं, ठीक है। अभी ग्राफ के थ्रू भी समझेंगे कैसे हो रहा है चीज़ें, ठीक है। पहले एक एक करके सारी चीज़ें समझ लेते हैं, ठीक है। ये हो गया था। नेक्स्ट है एल टाइप कैल्शियम चैनल। अभी दो टाइप के चैनल हैं, एक तो ट्रांजिएंट टी टाइप चैनल थे, अभी एल टाइप चैनल है। एल टाइप का मतलब हो गया लॉन्ग लास्टिंग। लॉन्ग लास्टिंग का मतलब ये काफ़ी देर तक एक्टिव रहते हैं, ठीक है। ये ओपन होते हैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल में। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल कौन सा था, जो अभी किसने, ट्रांजिएंट कैल्शियम चैनल ने जनरेट किया था। तो जैसे ही -35 मिली वोल्ट पे जो है एक्शन पोटेंशियल यानी थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जाता है, जो कि टी टाइप ट्रांजिएंट चैनल ने निकाला था, जैसे ही इस पर जाता है तुरंत ये कैल्शियम चैनल ओपन हो जाता है, यानी एल टाइप कैल्शियम चैनल हमारे ओपन हो जाते हैं। जैसे ही ये ओपन होते हैं एल टाइप कैल्शियम चैनल, ये तुरंत मेम्ब्रेन पोटेंशियल को -35 मिली वोल्ट से लेकर चले जाते हैं +20 मिली वोल्ट पे। दैट्स वाई हम क्या बोलते हैं, इन्होंने क्या कर दिया, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर दिया। देख रहे हो कितना ज़्यादा चेंज है मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, और रैपिड और सिग्निफिकेंट चेंज जो है वो आ जाता है, तुरंत आता है ये चेंज, ठीक है। और इसी एक्शन पोटेंशियल में हमारा जो ऐसे नोड है वो क्या करता है, सिग्नल देता है, ठीक है। उसी एक्शन पोटेंशियल, जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आता है ऐसे नोड तुरंत सिग्नल देता है, तुरंत एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होता है, 0.1 सेकेंड का डिले करके ऐसे नोड उसके बाद तुरंत वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं थ्रू दिस एक्शन पोटेंशियल। आई बात समझ में, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी इन्फ्लक्स होता है कैल्शियम आयंस का, ठीक है। कैल्शियम चैनल्स हैं, कैल्शियम आयन इन्फ्लक्स होंगे, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज अंदर आएगा मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और ये जनरेट करता है किसको, एक्शन पोटेंशियल को। तो एक बार CSIR में क्वेश्चन आया था कि कौन से टाइप के चैनल जो है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं इन पेसमेकर सेल्स या ऐसे नोड की जो सेल्स हैं, उनमें कौन से टाइप के चैनल आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। तो कौन से टाइप के चैनल करता है, एल टाइप कैल्शियम चैनल। याद रखना, एल टाइप कैल्शियम चैनल ही जनरेट करते हैं। जो टी टाइप थे वो ट्रांजिएंट थे, वो सिर्फ थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जनरेट करते हैं, ठीक है। लेकिन एक्शन पोटेंशियल कौन जनरेट करता है, एल टाइप कैल्शियम चैनल। तो ये एग्जाम में पूछा जा चुका है CSIR में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, जब मैं PYQ कराऊंगी तब देखना, ठीक है। ओके, तो ये रैपिड जो चेंज आता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, ये इस चैनल के थ्रू आता है, ठीक है। तो सारे के सारे जो कैल्शियम आयन है वो अंदर आ जाते हैं मेम्ब्रेन के, ठीक है, जिससे कि रैपिड चेंज आ जाता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, और मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या हो जाता है, +20 मिली वोल्ट हो जाता है। चलो ठीक है, तो इतनी बात सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट आता है वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स। वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स क्या करते हैं, ये पोटेशियम चैनल है, ठीक है। अब जो वोल्टेज गेटेड का मतलब मैंने आपको ये
सेल बायोलॉजी में पढ़ाया है, यानी वोल्टेज के चेंज होने से जो चैनल्स ओपन होता है। तो अभी मेम्ब्रेन का पूरा वोल्टेज चेंज हो चुका है। बेचारी मेम्ब्रेन रेस्टिंग में -70 मिली वोल्ट था, अभी +20 मिली वोल्ट हो चुका है। तो अभी वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल ओपन हो जाते हैं इस वोल्टेज पे, और वो तुरंत जो है वो पोटेशियम का इफ्लक्स करता है, यानी पोटेशियम सेल से बाहर फेंकना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि अगर पोटेशियम बाहर जाने स्टार्ट हो गए तो फिर वापस से रीपॉलीमराइज कर देते हैं और वापस से मेम्ब्रेन पोटेंशियल को नॉर्मल लेकर आते हैं। ठीक है, तो ये ओपन होता है एक्शन पोटेंशियल में और के पोटेशियम आयंस का इफ्लक्स करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? चलो हम ग्राफ से समझते हैं, ग्राफ से समझाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, चलो ये ग्राफ सबको दिख रहा होगा। ठीक है, मैं एक बार बना के भी बताऊंगी, पहले इस ग्राफ से समझते हैं। ठीक है, ओके। तो आपका वाई एक्सिस में है यहाँ पर मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक्स एक्सिस में है टाइम और सेकंड, कितने टाइम में ये हो रहा है। ठीक है, चलो तो अब नॉर्मल जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो -70 मिली वोल्ट होता है। ठीक है, तो -80 मिली वोल्ट जब हमारा क्या होता है, हाइपर पोलराइज्ड स्टेज होता है, हाइपर पोलराइज्ड स्टेज होता है। ठीक है, हाइपर पोलराइजेशन यहाँ पे -50 देर का है। ठीक है, चेंज होता रहता है, मतलब हर बुक में कहीं -60 दिया रहता है, कहीं -70, कहीं -50। तो हाइपर पोलराइज स्टेज में कौन ओपन होता है, सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं, यानी फनी चैनल, एफ टाइप के चैनल्स ओपन होते हैं, सबसे पहले जो हमने पढ़ा था। ठीक है, एफ टाइप के चैनल जब ओपन होते हैं, ये है एफ, सोडियम एंटर करता है। ठीक है, जब सोडियम एंटर करता है तो ये नॉर्मल जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में लाता है, या नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से ऊपर जब ये पोटेंशियल लेकर जाता है, तो उस टाइम पे ट्रांजिएंट कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं। ट्रांजिएंट कैल्शियम चैनल क्या करते हैं, कैल्शियम को इन्फ्लक्स करते हैं, सेल के अंदर लाते हैं और मोर पॉजिटिव जो है मेम्ब्रेन पोटेंशियल करते हैं, और ये ट्रांजिएंट कैल्शियम चैनल जो है वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल को थ्रेशोल्ड तक ले आते हैं। यहाँ पे देख रहे हो ये ग्राफ यहाँ तक जा रहा है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक, ये है आपका थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। तो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक जैसे ही ग्राफ जाता है, तुरंत इस पोटेंशियल पे कैल्शियम जो आपके जो एल टाइप कैल्शियम चैनल है वो ओपन हो जाता है। ठीक है, और ये तुरंत डीपॉलीमराइजेशन कर देते हैं मेम्ब्रेन का, यहीं पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। इस एक्शन पोटेंशियल से मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव की तरफ चले जाता है, अराउंड +20 मिली वोल्ट तक पोटेंशियल चला जाता है। +20 मिली वोल्ट तक जाने के बाद जो पोटेंशियल उसके उस टाइम पे पोटेशियम चैनल जो है वो ओपन हो जाते हैं, और ये वापस से मेम्ब्रेन को रीपोलराइजेशन कर देते हैं। रीपोलराइजेशन करते करते फिर से मेम्ब्रेन हाइपर पोलराइज्ड हो जाती है। हाइपर पोलराइजेशन में वापस से सोडियम चैनल खुलते हैं, वापस से कैल्शियम चैनल खुलेंगे, वापस से टी टाइप, एल टाइप, फिर पोटेशियम चैनल। इस तरीके से जो है हर टाइम जो है, हर बार जो है यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट होता रहता है हमारे ऐसे नोट में। ठीक है, चलो मैं खुद ग्राफ बना के दिखा देती हूँ आपको। ठीक है, तो ये ग्राफ है, सेम वैसा ही है जैसा प्रीवियस है, बट बना के बताऊंगी तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो दिस इज मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑन वाई एक्सिस, दिस इज टाइम। ठीक है, कितने सेकंड के लिए हो रहा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जब स्टार्टिंग में होता है, जिस टाइम पे मेम्ब्रेन पोटेंशियल हाइपर पोलराइज्ड स्टेज में होती है। ठीक है, तो जब हाइपर पोलराइज्ड स्टेज में होती है तो हमारा कौन सा चैनल ओपन होता है, हमारे फनी चैनल यानी एफ टाइप के चैनल ओपन होते हैं। तो -80 मिली वोल्ट पे अराउंड जो है हमारे फनी चैनल ओपन होते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये आपका जो है ये हमारा हो गया -80 मिली वोल्ट। ठीक है, जो कि हाइपर पोलराइज्ड स्टेज है। ठीक है, हाइपर पोलराइज्ड स्टेज है। ये है हमारा नॉर्मल मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिली वोल्ट। ठीक है, ये हमारा थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है, कहीं -35 दिया जाता है, कहीं -20 दिया जाता है। मैं -20 लिख देती हूँ। ठीक है, -20 मिली वोल्ट, दिस इज थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। ठीक है, जिस टाइम पे -80 मिली वोल्ट पोटेंशियल होता है उस टाइम पे कौन से चैनल ओपन होते हैं, तो हमारे एफ टाइप चैनल ओपन होते हैं। ठीक है, तक क्या हो गए, एफ टाइप चैनल। ठीक है, एफ टाइप चैनल ओपन हो गए। ठीक है, जो हमने सबसे पहले देखा था। ठीक है, सबसे पहले यही चैनल ओपन होता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो थ्रेशोल्ड तक मेम्ब्रेन पोटेंशियल को ले जा रहे हैं, यानी ये जो लाइन है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल की जो आपको डैश डैश में दिखा रखी है, इस थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक कौन लेकर जाता है, तो ट्रांजिएंट कैल्शियम चैनल, वो थोड़ी देर के लिए ही ओपन होते हैं। तो सेकंड है हमारा ट्रांजिएंट टी टाइप
कैल्शियम चैनल। टी टाइप कैल्शियम चैनल क्या करते हैं, थ्रेशोल्ड तक मेम्ब्रेन पोटेंशियल को ले जाते हैं। ये आपका थ्रेशोल्ड पोटेंशियल हो गया, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, ठीक है, ये वाला आपका थ्रेशोल्ड पोटेंशियल हो गया, ठीक है। उसके बाद एक्शन पोटेंशियल कौन जनरेट करता है, एक्शन पोटेंशियल। उसके बाद जैसे ही थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे मेम्ब्रेन पोटेंशियल जाता है, तुरंत हमारे कौन से चैनल ओपन हो जाते हैं, एल टाइप कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं, जो कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल को कहाँ लेकर चले जाते हैं, +20 मिलीवोल्ट तक लेकर चले जाते हैं, ठीक है। तो ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल ये लेकर गया है, ये +20 मिलीवोल्ट तक लेकर गया है। ये डीपोलराइज्ड स्टेट हो गई है, डीपोलिमराइजेशन हो गया है, किसकी वजह से हुआ है, एल टाइप कैल्शियम चैनल, ठीक है। ये क्या हो गया है, डीपोलिमराइजेशन हमारा हो गया है, क्या हो गया है, डीपोलिमराइजेशन, ठीक है। आप अच्छे से लिख लेना, अभी यहाँ पे उतनी जगह नहीं बन रही है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही डीपोलिमराइज होता है, जैसे ही मेम्ब्रेन पोटेंशियल +20 मिलीवोल्ट पे जाता है, तुरंत हमारा कौन सा चैनल ओपन हो जाते हैं, कौन से चैनल ओपन होते हैं हमारे, दूसरा कलर ले लेते हैं, ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है। तो कौन सा चैनल हमारा ओपन हो जाता है, पोटेशियम चैनल ओपन हो जाते हैं, ठीक है। पोटेशियम चैनल वापस से मेम्ब्रेन को रीपोलिमराइज कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे क्या है, फोर्थ हमारा है वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल, ठीक है। वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल जो है वो ओपन हो जाते हैं, तो ये मेम्ब्रेन को क्या कर देते हैं, रीपोलराइज्ड कर देते हैं, रीपोलराइज्ड कर देते हैं। और वापस से जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसको इतना रीपोलिमराइज, इतने फास्टली ओपन होता है कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है हाइपरपोलराइज स्टेज में वापस से चले जाती है। तो ये हाइपरपोलराइज स्टेज में वापस से चली जाती है, यानी -80 मिलीवोल्ट पे वापस से चली जाती है, ठीक है। वापस से -80 मिलीवोल्ट पे जाएगी तो वापस से कौन से चैनल ओपन होंगे, वापस से एफ टाइप चैनल ओपन हो जाएंगे। एफ टाइप चैनल जो है रेस्टिंग पोटेंशियल से मेम्ब्रेन पोटेंशियल को इंक्रीज कर देंगे। जैसे ही रेस्टिंग पोटेंशियल से मेम्ब्रेन पोटेंशियल इंक्रीज होगा, वापस से हमारे टी टाइप कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएंगे। टी टाइप कैल्शियम चैनल ओपन होंगे तो वापस से हमारे जो है वो एल टाइप कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएंगे, जो कि डीपोलिमराइज कर देंगे, एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर देंगे। और जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, वापस से उस स्टेज में जैसे ही मेम्ब्रेन पोटेंशियल इतना ज़्यादा चेंज होता है, इतना ज़्यादा पॉजिटिव होता है, तो हमारे पोटेशियम चैनल ओपन हो जाते हैं। पोटेशियम चैनल ओपन होकर वापस से रीपोलिमराइज कर देते हैं, और रीपोलिमराइज करके वापस से हाइपरपोलराइजेशन हो जाता है, ठीक है। आई बात समझ में, कैसे काम हो रहा है, कैसे जा रहा है ग्राफ, समझ में आ रहा है, ठीक है। कैसे कैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, जब जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है तब तब जो है हमारा आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। हमारा एसए नोड क्या कर रहा है, सिग्नल दे रहा है, ठीक है। तो ये एसए नोड में सब इस तरीके से काम होता है, ठीक है। अभी दो एक्शन पोटेंशियल, यानी अगर हम दो एक्शन पोटेंशियल के बीच का टाइमिंग देखेंगे, यहाँ पे इससे बना देते हैं, अगर हम दो एक्शन पोटेंशियल का टाइमिंग देखेंगे तो हमें कितना देखने को मिलता है, दूसरे कलर से इस कलर से देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम इसका और इसके बीच का टाइमिंग अगर हम निकालेंगे तो ये कितना टाइम होता है, ये होता है हमारा अराउंड 0.8 सेकेंड, ठीक है। 0.8 सेकेंड का टाइम होता है, जिसमें कि वापस से हमारा दूसरा एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। यानी दो एक्शन पोटेंशियल के बीच का टाइम 0.8 सेकेंड है, यानी हर 0.8 सेकेंड में ऐसे नोड वापस से एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, वापस से एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है। कैसे कैसे ओपन हो जा रहे हैं चैनल्स, ठीक है। कैसे कैसे हर 0.8 सेकेंड में हमारा ऐसे नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर दे रहा है, समझ में आया है ना। क्योंकि हर कंडीशन के लिए सेंसिटिव चैनल्स हैं। एफ टाइप चैनल हाइपरपोलराइज आ रहा है तो एफ टाइप चैनल है। उसके बाद रेस्टिंग, आपका ऐसे नोड कभी भी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल शो नहीं करता, ये बात हमेशा याद रखना। हमारी बॉडी की हर सेल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल शो करती है, बट हमारा ऐसे नोड की जो सेल्स है वो कभी भी रेस्ट नहीं होती। अगर वो रेस्ट हो गई तो हम रेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो वो कभी भी रेस्टिंग पोटेंशियल में नहीं रहती है, वो हमेशा एक्शन पोटेंशियल जनरेट करती रहती है। रेस्ट करने का उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। जैसे हाइपरपोलराइज स्टेज में आती है, रेस्टिंग करते करते टी टाइप चैनल खुल जाते हैं, टी से एल टाइप, एल से के टाइप, वापस से जो है साइकिल बिगिन करती रहती है। हर 0.8 सेकेंड में हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता रहता है, ठीक है।
आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैंने ग्राफ बना के भी दिखा दिया है। और आपको जो ऐसे नोड का ग्राफ है वो हमेशा इस तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है, कभी भी रेस्टिंग नहीं देखने को मिलेगा। अगर आपको कभी पूछ लिया जाए कि इस तरीके का ग्राफ है, ठीक है, इस तरीके का कोई ग्राफ है आपको दे दिया जाए, ठीक है, इस तरीके का ऐसे नोड का, और फिर ये रेस्टिंग ऐसे दिखा दिया जाए कि ये रेस्ट कर रहा है, तो ये कभी भी ऐसे नोड की सेल या पेस मेकर सेल का ग्राफ ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कभी भी जनरेट नहीं करती है। नो रेस्ट, कोई रेस्ट नहीं करती हमारी ऐसे नोड की सेल्स, वो कंटिन्यूअसली काम करती रहती है, कंटिन्यूअसली एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट करती रहती है, ठीक है। इस ग्राफ से भी देख सकते हो, ठीक है, ये नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, थ्रेशोल्ड डिस्चार्ज है, ठीक है, इस तरीके से ये दिखा रखा है, ठीक है। चलो, आई होप इतना सभी को समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। तो ऐसे नोड में अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो पूछ लेना, ठीक है। बाकी ऐसे नोड जो है वो उसका ग्राफ जो है हमारा क्लियर हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, वेंट्रिकल मसल सेल्स कैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट करती है, इसमें कौन कौन से फेजेस होते हैं, ठीक है। तो अब ये वेंट्रिकल की मसल सेल्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ठीक है, वेंट्रिकल सेल्स है, नॉट ऐसे नोड सेल, ये ऐसे नोड सेल नहीं है, ये वेंट्रिकल की सेल है। तो इसमें कैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, ठीक है। तो ये जो है एक सबसे पहले फेज आती है फेज 0, जहाँ पर कि डीपॉलीमराइजेशन होता है। डीपॉलीमराइजेशन में क्या होता है, फास्ट सोडियम चैनल ओपन होते हैं, ठीक है, फास्ट सोडियम चैनल ओपन होके मेम्ब्रेन पोटेंशियल डीपॉलीमराइज हो जाता है, यानी एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, ठीक है। सो व्हेन कार्डियक सेल स्टिमुलेट डीपॉलीमराइजेस, जब हमारा ऐसे नोड सिग्नल देता है वेंट्रिकल की सेल को, तो वेंट्रिकल की सेल उस टाइम पे तुरंत डीपॉलीमराइज हो जाती है। कैसे होती है, फास्ट सोडियम चैनल वहां पर ओपन हो जाते हैं, ठीक है। द मेम्ब्रेन पोटेंशियल बिकम मोर पॉजिटिव, मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑब्वियस सी बात है डीपॉलीमराइज कंडीशन में पॉजिटिव हो जाएगी। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स एंड फास्ट सोडियम चैनल जिन्हें हम बोलते हैं वो ओपन हो जाते हैं, और वो सोडियम को परमिट करते हैं ताकि वो रैपिडली सेल के अंदर फ्लो हो और सेल को डीपॉलीमराइज कर दे। The membrane potential reaches about 20 millivolt before the sodium channel closes, ठीक है। तो ये +20 millivolt तक चली जाती है सोडियम चैनल के क्लोज होने से पहले, ठीक है। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट फेज आता है इनिशियल रीपॉलीमराइजेशन का। इनिशियल रीपॉलीमराइजेशन के फेज में क्या होता है, जो फास्ट सोडियम चैनल है वो क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ग्राफ के थ्रू देखो तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखो, ये जो 0 वाला फेज दिख रहा है आपको यहाँ पे, 0 वाला फेज, ये क्या है हमारा फेज 0 है, जहाँ पर रैपिड डीपॉलीमराइजेशन हो रहा है। जैसे जैसे नोड ने सिग्नल भेजा तुरंत डीपॉलीमराइजेशन हुआ, ठीक है, हमारे फास्ट सोडियम चैनल ओपन हुए और उन्होंने +20 मिलीवोल्ट तक एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर दिया। उसके बाद फिर पहला फेज आता है जहाँ पर कि ये सोडियम चैनल क्लोज हो जाता है। अब इतना ज़्यादा वोल्टेज होता है +20 वोल्ट में, ये चैनल ही इनएक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। तो चैनल इनएक्टिव हो जाते हैं तो जो सोडियम चैनल है वो क्लोज हो जाते हैं। द सोडियम चैनल क्लोजेस, द सेल बिगिन टू रीपोलराइज, सेल जो है रीपोलराइज होना स्टार्ट हो जाती है थ्रू, और सेल जो है वो ओपन करना स्टार्ट कर देती है किसको, पोटेशियम चैनल को, ठीक है। फेज 2 आता है, दैट इज प्लेट्यू फेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछा जाता है, दिस इज फेज 2 यानी प्लेट्यू फेज। ये इतना जो है वो प्लेट्यू फेज आ रहा है। अभी देखो यहाँ पर जब रीपॉलीमराइजेशन हुआ था, यहाँ पे था, हाँ, जब रीपॉलीमराइजेशन हुआ था तो तुरंत कोई प्लेट्यू फेज नहीं था, तुरंत सीधा नीचे गिरा था ग्राफ, ठीक है, तुरंत नीचे गिरा था। लेकिन यहाँ पर आपको प्लेट्यू फेज देखने को मिलता है। ये प्लेट्यू फेज सिर्फ आपको वेंट्रिकल्स की मसल्स में देखने को मिलता है, ठीक है। प्लेट्यू फेज क्या है जरा देखते हैं। यहाँ पे कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं एंड फास्ट पोटेशियम चैनल जो है वो क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं और फास्ट पोटेशियम चैनल क्लोज हो जाते हैं। A brief initial repolymerization occur at the action potential of the plateau as a result of increase in calcium permeability and decrease in potassium ion permeability। ये प्लेट्यू फेज क्यों आता है, क्योंकि जो कैल्शियम आयन की परमेबिलिटी है वो सेल के अंदर ज़्यादा हो जाती है और जो पोटेशियम आयन की परमेबिलिटी है वो सेल के अंदर कम हो जाती है, ठीक है। सो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल आयन ओपन स्लोली ड्यूरिंग फेज 1, उस फेज 1 में तो ये स्लोली ओपन होते हैं फेज 1 और फेज 0 में, एंड कैल्शियम एंटर टू द सेल, पोटेशियम चैनल देन क्लोजेस एंड कंबाइन द डिक्रीज द पोटेशियम आयन ई फ्लक्स एंड इंक्रीज द कैल्शियम आयन ई फ्लक्स इन द एक्शन पोटेंशियल टू प्लेट्यू, ठीक है। तो प्लेट्यू फेज क्यों आता है, क्योंकि पोटेशियम चैनल ओपन होते हैं, लेकिन उसके बाद पोटेशियम चैनल के ओपन होने के बाद कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं, जिससे कि परमेबिलिटी जो सेल की है वो कैल्शियम के लिए ज़्यादा हो जाती है, जिससे कि
पोटेशियम के लिए फिर उतनी परमेबल नहीं रहती है, ठीक है। फिर फेज थर्ड आता है रैपिड रीपॉलीमराइजेशन। यहाँ पे देखने को मिल रहा है फेज 3 में ये रैपिड रीपॉलीमराइजेशन है, तुरंत ग्राफ जो है वो नीचे गिर रहा है, ठीक है, सीधे नीचे गिर रहा है ग्राफ, ये आपको देखने को मिल रहा होगा, इतना ग्राफ तुरंत जो है वो नीचे गिर रहा है। ये कैसे गिर रहा है? रैपिड रीपॉलीमराइजेशन के थ्रू जब कैल्शियम चैनल क्लोजेस एंड स्लो पोटेशियम चैनल ओपन, यहाँ पर कैल्शियम चैनल क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, और पोटेशियम चैनल ओपन हो जाते हैं। द क्लोजर ऑफ कैल्शियम आयन चैनल एंड इंक्रीज इन पोटेशियम आयन परमेबिलिटी, यहाँ पर पोटेशियम आयन की परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, जिससे कि तुरंत ग्राफ जो है वो नीचे गिर जाता है, ठीक है, तुरंत सारा का सारा पोटेशियम सेल से बाहर चले जाता है, ठीक है, पोटेशियम आयन एग्जिट कर देते हैं फटाफट सेल को, एंड द प्लेट्यू फेज खत्म हो जाता है, और तुरंत मेम्ब्रेन पोटेंशियल रिटर्न आ जाता है अपने रेस्टिंग लेवल पे। यहाँ पे देखो ये रेस्टिंग लेवल पे जो है तुरंत रिटर्न आ गया। तो हमेशा जो रीपॉलीमराइजेशन होता है, या मैं कहूँ रैपिड रीपॉलीमराइजेशन होता है, हमेशा याद रखना वो पोटेशियम आयन के एग्जिट से होता है, यानी जब सेल से बाहर पोटेशियम आयन जाता है तभी रैपिड रीपॉलीमराइजेशन होता है। प्लेट्यू फेज किस वजह से आया? कैल्शियम आयन की वजह से आया, ये बात आपको ध्यान रखनी है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है फेज 4, जिसे हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं, जो कि एवरेज होता है -80 से -90 मिलीवोल्ट के बीच में, ठीक है। जो वेंट्रिकल का जो नॉर्मल रेस्टिंग पोटेंशियल होता है वो -80 से -90 मिलीवोल्ट के अराउंड होता है। दिस इज फेज 4, ठीक है। फिर वापस से फेज 4 के बाद वापस से फेज 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, देन 4 आएगा, ठीक है। इस तरीके से वेंट्रिकल जो है हमारी कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये CSIR के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके CSIR एग्जाम के लिए। ओके, चलो, तो इतना भी सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो नाउ करते हैं रेगुलेशन ऑफ एसए नोड। एसए नोड का रेगुलेशन कैसे होता है, ठीक है। रेगुलेशन का मतलब क्या हो गया? एसए नोड मैंने आपको बताया था, जो एसए नोड हर 0.8 सेकंड में सिग्नल जनरेट कर रहा है या एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा है, उसी से हम हार्ट रेट पता करते हैं, ठीक है, यानी कार्डियक आउटपुट हम उसे कह सकते हैं, ठीक है, कार्डियक जो रेट होता है हार्ट रेट का। अब हमारा हार्ट रेट हम क्या बोलते हैं कि जैसे 0.8 सेकंड में हमारा सिग्नल जनरेट होता है, 0.8 सेकंड में सिग्नल जनरेट होता है, ठीक है। तो 0.8 सेकंड में हर बार सिग्नल जनरेट हो रहा है, तो 1 मिनट में कितनी बार सिग्नल जनरेट होगा? कितनी बार होगा? 72 टाइम्स होगा, ठीक है। तो इसीलिए हार्ट रेट हमारा कितना हो जाता है पर मिनट? तो ये हमारा क्या हो जाता है? हार्ट रेट पर मिनट कितना हो जाता है हमारा? 72 टाइम, यानी ऑन एन एवरेज 72 टाइम जो है हमारा हार्ट रेट होता है, ठीक है। ये मेल्स में अगर मैं बात करूँ तो हार्ट रेट ज़्यादा फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स, और हार्ट रेट डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म के साइज़ में। जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा उतना स्लो उसका हार्ट रेट होगा, जितना छोटा ऑर्गेनिज्म होगा उतना फास्ट उसका हार्ट रेट होगा। अगर मैं आपको बोलूँ कि एलिफेंट है, ह्यूमन है और माउस ले लेते हैं, ठीक है, माउस है, ठीक है। तो इनमें से सबसे फास्ट हार्ट रेट किसका होगा? सबसे ज़्यादा होगा माउस का, फिर होगा ह्यूमन का, फिर सबसे स्लो होगा एलिफेंट का, ठीक है, क्योंकि एलिफेंट का साइज सबसे बड़ा है, देन ह्यूमन का, देन माउस का, ठीक है। चलो, इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। नाउ अब कौन रेगुलेट करता है एसए नोड की एक्टिविटी को, ठीक है, क्योंकि हमारा हार्ट रेट चेंज होता रहता है, कभी ऐसा थोड़ी होती है हर टाइम 72 बार 1 मिनट में 72 बार ही धड़केगा हमारा दिल, ऐसा थोड़ी होता है ना। कई बार हम जब एंगर होते हैं, एंगर में हमारा हार्ट रेट तेज़ हो जाता है, जब हम सो रहे होते हैं तब हमारा हार्ट रेट स्लो हो जाता है। तो ये कौन मैनेज करता है? तो 2 टाइप की नर्वस सिस्टम होती है। हमारा ब्रेन होता है जो उसको मैनेज करता है, रेगुलेट करता है एसए नोड की एक्टिविटी को, वो होता है हमारा ब्रेन। ब्रेन जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भेजता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, दोनों अटैच होती हैं हमारे हार्ट से, ठीक है। ये कैसे कैसे काम करती हैं? तो जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होती है ये रिलीज करती है क्या? इपिनेफ्रिन को, ठीक है, रिलीज करती है एपिनेफ्रिन को, ठीक है, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज करती है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रिलीज करती है क्या? एसिटाइल कोलिन, ठीक है, ये दोनों ये रिलीज करती है। अब जो इपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन होता है, जब ये रिलीज कर रही होती है सेल, तो ये क्या करता है, किस पे बाइंड करता है? अगर मैं ये सेल बनाऊं, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है, तो यहाँ पर एक बीटा एंडोजेनिक रिसेप्टर होता है, ठीक है,
ये है हमारा बीटा एंडरजेनिक रिसेप्टर, ठीक है। बीटा एंडरजेनिक रिसेप्टर पे कौन बाइंड होता है हमारा, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है। अब इसके बाइंड होने से क्या होता है, ये हार्ट सेल है, ठीक है, हार्ट सेल है, ठीक है। इससे बाइंड होने से क्या होता है, ये आपका जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है, ठीक है। सेल सिग्नलिंग मैंने आपको पढ़ाया है अनअकैडमी में, अगर किसी ने नहीं किया है तो वहाँ से पढ़ लेना, बहुत डिटेल में मैंने आपको सेल सिग्नलिंग पढ़ा रखा है, वहाँ पर भी मैंने ये बीटा एंडरजेनिक रिसेप्टर आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो बीटा एंडरजेनिक रिसेप्टर पे जो है वो बाइंड हो जाता है, ये GPCR यानी जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है। इन कपल रिसेप्टर से जो आपका एडिनाइलेट साइक्लेज है उसकी एक्टिविटी, एडिनाइलेट साइक्लेज है एक एंजाइम है, ठीक है, इसकी एक्टिविटी इंक्रीज कर देती है, ठीक है। ये एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम क्या करता है, ये CAMP के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। CAMP इंक्रीज होता है तो CAMP गेटेड चैनल ओपन हो जाते हैं। CAMP गेटेड चैनल कौन है, जल्दी बताओ, याद करो, CAMP गेटेड चैनल कौन है, ये ATP से CAMP को बनाते हैं, ठीक है। CAMP गेटेड चैनल कौन है, जल्दी बताइए। CAMP किस पे बाइंड हो गया, कौन से चैनल ओपन होते हैं, सोडियम चैनल, F टाइप फनी चैनल ओपन होते हैं, राइट, ठीक है। F टाइप चैनल जो है वो ओपन होता है, ठीक है। F टाइप चैनल क्या करते हैं, CAMP जो है क्या करता है, यहाँ पर बाइंड करता है इन चैनल पे, इन चैनल पे बाइंड करता है और किसको अंदर ले लेता है, आपके किसको ले लेता है, सोडियम को, सोडियम लीकी चैनल को ओपन कर देता है, जिससे कि हमारा हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। हार्ट रेट कैसे इंक्रीज होता है, क्योंकि अब सोडियम आएंगे फटाफट, जितने जल्दी सोडियम अंदर आएंगे उतना तेजी से डीपॉलीमराइजेशन स्टेज तक पहुंचेंगे, उतनी जल्दी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, तो हार्ट रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो एसिटाइल कोलिन है, जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम जो रिलीज करती है एसिटाइल कोलिन, ये क्या करते हैं, ये बाइंड करते हैं चैनल पे, ये भी जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है, ठीक है। एसिटाइल कोलिन आता है और ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर पे बाइंड करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, एडिनाइलेट साइक्लेज जो एंजाइम है हमारा, एडिनाइलेट साइक्लेज शॉर्ट में लिख रही हूँ, इसकी एक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है या इसको इनिबिट कर देता है, इसको क्या कर देता है, इनिबिट एडिनाइलेट साइक्लेज, एडिनाइलेट साइक्लेज को इनिबिट कर देता है, जिससे कि जो CAMP का लेवल है, अब एडिनाइलेट साइक्लेज इनिबिट हो गया तो CAMP क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। CAMP डिक्रीज होगा तो CAMP गेटेड चैनल ओपन नहीं होंगे, ठीक है, बहुत लेट में ओपन होंगे या ओपन नहीं हो पाएंगे, जो हमारे F टाइप फनी चैनल हैं, ठीक है, जिससे कि हमारा हार्ट रेट जो है वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो हार्ट रेट को डिक्रीज करने का काम है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम का, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम क्या है, हार्ट रेट को इंक्रीज करना। ये दोनों बैलेंस करके चलते हैं तो हमारा हार्ट रेट जो है वो नॉर्मल रहता है, ठीक है। आई बात समझ में, ओके। दूसरा है, इस रिसेप्टर का नाम क्या है, इसको हम बोलते हैं म्यूस्कैरिन रिसेप्टर, म्यूस्कैरिनिक रिसेप्टर, ठीक है, या M2 रिसेप्टर भी हम इसे बोलते हैं, ठीक है। तो नाम भी याद रखना है, म्यूस्कैरिन रिसेप्टर एंड बीटा एंडरजेनिक रिसेप्टर, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इपिनेफ्रिन, नॉर इपिनेफ्रिन जो SA नोड की सेल है या पेस मेकर सेल है, SA नोड सेल है, इसके कहाँ पर बाइंड होती है, कौन से रिसेप्टर पे बाइंड होती हैं, या जो एसिटाइल कोलिन है वो कौन से रिसेप्टर पे बाइंड होते हैं। तो रिसेप्टर के नेम, कौन CAMP के लेवल को बढ़ाता है, जो CAMP के लेवल को बढ़ाएगा, CAMP के लेवल, उससे हार्ट रेट इंक्रीज होगा, जो CAMP लेवल को डिक्रीज करेगा उससे हार्ट रेट डिक्रीज होगा, ओके। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से रेगुलेट होता है हमारा SA नोड। ये ग्राफ है, ठीक है, यहाँ पर देखो ये ग्राफ दिखा रखा है आपको, ये कार्डियक आउटपुट है लीटर पर मिनट में, और ये राइट एट्रियल प्रेशर है, ठीक है। तो मैक्सिमम जब जिस ये जो ब्लू कलर से दिखा रखा है आपको, ये सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है, जिस टाइम पे सिर्फ सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन मैक्सिमम रहता है उस टाइम पे हमारा कार्डियक आउटपुट बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। जिस टाइम पे पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन मैक्सिमम रहता है उस टाइम पे हमारा कार्डियक आउटपुट बहुत कम रहता है, ठीक है। यहाँ पे 0 सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है, यहाँ पे नॉर्मल सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है जो कि नॉर्मल हार्ट रेट को मेंटेन करता है, ठीक है। इस तरीके से ये ग्राफ बनाए, अगर कभी क्वेश्चन आए तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो, तो रेगुलेशन ऑफ SA नोड भी हो गया, इंपॉर्टेंट है आपको CSIR एग्जाम के लिए, ठीक है।
ये जो आज की जो मैंने चीज़ें पढ़ाई है ये CSR एग्ज़ाम के लिए क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो भी मैंने आज पढ़ाया है आपको, ठीक है। ऑटो रिदमिसिटी ऑफ एसे नोड, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल ऑफ वेंट्रिकल्स और रेगुलेशन ऑफ एसे नोड, इन सब से क्वेश्चन आ चुका है CSIR में, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक था, वेरी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो आई होप सबको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं वापस से वीडियो बना दूंगी, फिर कह रही हूँ, लेकिन इसको अच्छे से समझ लेना, आपका एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है, ओके। बाकी देखते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, देखते हैं कौन सा टॉपिक करेंगे, ठीक है। आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से हम थोड़ा बहुत करें, तो देखते हैं जैसे जैसे टाइम मिलता है, कल या परसों में मैं आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का भी करवा दूंगी, ठीक है गाइस। बाकी किसी को कोई टॉपिक पढ़ना हो तो बता देना, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो या टेलीग्राम चैनल में बता सकते हो। इसका PDF अब आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना PDF के लिए, ठीक है। इसका पूरा कंप्लीट PDF मिल जाएगा, आपको स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से PDF डाउनलोड कर लेना और अपना पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। चलो गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।